बीपीएससी कॉर्नर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पीआरटी के लिए जो है प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। पिछले प्रीवियस 2 क्लास में हम लोगों ने आपके क्लास 1 to 5 के लिए जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। तो हमने कुल 2 क्लास सॉल्व कर लिया है। आज ये हमारा तीसरा क्लास है। तो जितने सारे स्टूडेंट अगर नए आए हैं तो प्लीज़ जाकर उन सभी चैप्टर्स को भी आप क्लियर कर लीजिए जो हम लोगों ने कर लिया है सॉल्व। तो शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, ये फेज़ 3 यानी बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज़ 3 में जितने सारे स्टूडेंट क्लास 1 to 5 यानी प्राइमरी टीचर के लिए जो है आप एग्ज़ाम देने जाइएगा, उससे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए और यहाँ से भी सवालों को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि आपकी एग्जामिनेशन हॉल में आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि मैं उन्हीं सवालों को करवाती हूँ जो ऑथेंटिक होता है और बीपीएससी के पूछे जाने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। तो चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत और पाकिस्तान, इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो उस वक्त के थे प्राइम मिनिस्टर थे, के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। तो चलिए एक चीज़ फैक्ट क्लियर हो गया कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था तब भारत की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो याद रखिएगा। चलिए, हुआ कब था, आपसे सवाल यह पूछा है। तो याद रखिएगा, यह समझौता 2 जुलाई 1972 को हुआ था। 2 जुलाई 1972 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे हम अब अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, कानपुर षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं था। आपको इसका राइट आंसर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, कानपुर षड्यंत्र में जो थे सत्यभक्त जो थे ये शामिल नहीं थे। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक जो है कानपुर 1925 ईस्वी में हुआ था और आपका कानपुर षड्यंत्र जो मामला है यह आपका 1924 को हुआ था। 1924 को हुआ था, यानी कानपुर षड्यंत्र का अगर डेट पूछता है तो 1924 को। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है आपका, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1606 में किसके कहने पर मृत्युदंड दिया था। तो किसके कहने पर अर्जुन देव ने जहांगीर को गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मतलब किसके कहने पर जो है मृत्युदंड दिया था। तो गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने जो है 1606 में चंदू शाह के कहने पर मृत्युदंड दिया था। चंदू शाह के कहने पर इन्हें जो है मृत्युदंड दे दिया था। याद रखिएगा। चलिए, और शाहजादा खुसरो को सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने विजय होने का जो है आशीर्वाद दिया था और इसी के कारण जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जहांगीर के द्वारा जो है उसे मृत्युदंड दिया गया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में कब निर्वाचित हुए। कई बार बीपीएससी ये सवाल जो है रिपीट कर चुकी है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में कौन है। तो बदरुद्दीन तैयब जी, इन्होंने कब जो है निर्वाचन इनका हुआ था या कब ये अध्यक्षता की थी इन्होंने। तो ये फैक्ट पूछा है आपसे, तो याद रखिएगा सन 1987 ईस्वी में। गठन कब हुआ था आपका कांग्रेस का, तो 1885 को, और जस्ट उसके 1 साल बाद 1987 में जो है आपका ये हुआ था। पहले मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में बदरुद्दीन तैयब जी ने अध्यक्षता की थी। यानी याद रखिएगा, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ था और इसका अध्यक्षता जो है बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया गया था। तो ये चीज़ एक क्लियर हो गया। चलिए आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, फैक्ट दिया गया है फ्रेंड्स और जस्ट इसके बाद जो है आपको वक्ता जिन्होंने कहा है इस कथन को उनके भी नाम दिए गए हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं कि कहा किसने था। देखिए, सूची 1 में कथन 1 में आपका जो है ये दिया गया है, मतलब एक जो है आपको लाइन दिया गया है कि यह कथन जो है किसने कहा है। तो चलिए, पहला कथन है, मेरे सिर पर पड़ी एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी। तो यह जो है आपका लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। और दूसरा जो है, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले। मोस्ट फेमस कथन है, याद रखिएगा, यह महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है आपका, सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल्य है। यह कथन कहा गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और इनकलाब जिंदाबाद, यह भगत सिंह के द्वारा कहा गया था, भगत सिंह के द्वारा कहा गया था। तो चलिए, हमने सभी जो है कथन के जो वक्ता हैं उनको जान लिया। अब आपको मिलाने में ज़्यादा
टाइम नहीं लगेगा। इस प्रकार से जब आप मिलाएंगे फ्रेंड्स तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 2 4 1। आप भी मिलाकर देख सकते हैं। आगे देख लीजिए, भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था? तो भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है यह पारित किया गया था आपका सन 1861 में, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है आपका, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? तो असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया 12 फरवरी 1922 को। 12 फरवरी 1922 को। डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए डेट आपको याद रखना है। फ्रेंड, मैं जितने सारे क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ प्रैक्टिस सेट के तौर पर, प्लीज़ आप सीरियस होकर इन सभी सवालों को रट लीजिए, क्योंकि देखिएगा एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। चलिए अगला सवाल है आपका, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो यह जो होता है फ्रेंड्स संयुक्त बैठक साधारण विधेयक संबंध में होती है, साधारण विधेयक संबंध पर होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत जो है राष्ट्रपति किसी विधेयक पर गतिरोध होने पर संयुक्त अधिवेशन बुलाने की घोषणा कर सकते हैं। अगला सवाल है आपका, भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन प्रणाली को अपनाया? तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया था आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है आपका, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन पद की शपथ ग्रहण करवाता है? तो जो लोकसभा के अध्यक्ष के पद की जो शपथ ग्रहण करवाते हैं, ये करवाते हैं आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी, शपथ ग्रहण की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, क्योंकि जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अधीन जो है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख मिलता है, और यह जो है आपका अपने पद की शपथ को ग्रहण नहीं करना पड़ता है इन्हें। याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? अध्यादेश जारी करने के अधिकार को कौन सा अधिकार कहा जाता है? तो विधायी अधिकार कहा जाता है, विधायी अधिकार। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, और इन्हें अनुच्छेद 123 के द्वारा जो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद भी याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है? आपको यह बताना है। तो संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है? तो यह होते हैं सरकारी या ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो सकता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है हमारा, भारत का कौन सा जैव संरक्षित क्षेत्र यानी बायो रिजर्व जो है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है फ्रेंड्स? तो यह है आपका मानस। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यह है कहाँ पे मानस बाग रिजर्व? तो यह असम में अवस्थित है। याद रखिएगा ये। चलिए असम में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका, भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो जो भारत में सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है यह बैरन द्वीप है, बैरन द्वीप है। याद रखिएगा, यह अंडमान सागर स्थित ज्वालामुखी दक्षिण एशिया का एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बीपीएससी का। चलिए, यह करता है 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री जल संधि। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। कई क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं फ्रेंड्स, और ऐसे ही क्वेश्चंस बीपीएससी जो है पूछती है। आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो घुमा फिरा के यही सब सवालों को जो है साल दर साल पूछा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है? आपको यह बताना है। देखिए फ्रेंड्स, आप एक काम कीजिएगा, जब तक आपका एग्ज़ाम हो आप एक जो है बिहार का मैप रखने की कोशिश कीजिएगा। ये जैसे मेरा मैप अच्छा नहीं है, चलिए बिहार का, और एक इंडिया के स्तर पर जो है रखने की कोशिश कीजिएगा। तो ये जो आपसे पूछा है बंगाल की तरफ गिरने वाली यानी पूर्व की तरफ गिरने वाली आपको नदी को बताना है। तो इसमें से कौन कौन सी नदी है जो आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है फ्रेंड्स? तो अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो इसमें जो हो जाएगा आपका कावेरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, केवल कावेरी। वहीं अगर बात कर ले सिंधु तो ये आपको
पाकिस्तान की तरफ दिखाई देंगी, और नर्मदा भी जो है ये आपके अरब सागर में गिरती है। तो इस प्रकार से बस कावेरी ही ऑप्शन में है ऐसा नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो एक भारत और एक बिहार का मैप एटलीस्ट आप अपने स्टडी टेबल के सामने रखिए, जिससे कि ज्योग्राफी के काफ़ी सवाल आपसे सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की कोई तटरेखा नहीं है? कौन सा ऐसा स्टेट है भारत का जिसमें कोई तटरेखा नहीं है? चलिए देख लेते हैं। बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए फ्रेंड्स बता दीजिए, जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार ही ऐसा राज्य है जिसकी कोई तटरेखा नहीं है। अगर आप बिहार में रह रहे हो तो आपको तो काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए। भारत जल एवं स्थल सीमा से लगे देश बांग्लादेश और म्यांमार और पाकिस्तान है। और वहीं बात कर ले, भारत की कुल 9 जो राज्य हैं वह तटीय क्षेत्र से घिरे हुए हैं। 9 राज्य, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल आते हैं। तो याद रखना है आपको। लेकिन बिहार का जो एक बॉर्डर है यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता है, जो कि नेपाल है, याद रखना है फ्रेंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित जिलों में किसका कोई भूभाग वनाच्छादित नहीं है? चलिए बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पर कोई भी भूभाग पर वन नहीं है या वन आच्छादित नहीं है। तो यह है आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक किसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखिएगा, उपयुक्त में सभी जिलों का भूभाग जो है, इसमें अभी जो आपको ऑप्शन दिया गया है वह वनाच्छादित है। बिहार का जो है, जैसे भोजपुर, नवादा, रोहतास, इन सभी जो ज़िले हैं वनाच्छादित से घिरे हुए हैं। और अगर बात कर ले, अगर बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना वनाच्छादित है, तो यह 7.84% है बिहार के परिप्रेक्ष्य में, याद रखिएगा। और बिहार में सबसे अधिक वन आवरण वाला जिला जो है यह कैमूर है आपका, यह भी पूछा जाता है, सबसे अधिक वन आवरण वाला जिला तो यह कैमूर है। अब आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, बिहार के निम्नलिखित जनपद समूहों में कौन सा सर्वाधिक खनिज समृद्ध है? यानी सबसे अधिक वहाँ पे जो है मिनरल्स पाए जाते हैं, ऐसा कौन सा जनपद समूह है आपका? तो बताइए। बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखिए बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, और बिहार स्पेशल के मैंने बहुत सारे जो आपको वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, तो प्लीज़ आप उन्हें भी जाकर देख लीजिए। बिहार स्पेशल के जितने सारे जो है पेपर मैंने करवा रखे हैं अपने चैनल पर, आपको मिल जाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय और जमुई, ये जो है सर्वाधिक खनिज समृद्ध, यानी सबसे अधिक जो है यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, जमुई जिले में सबसे अधिक क्या मिला जाता है? सोना। और अभी जो देश का है 44% सोने का भंडार लगभग आपको जमुई में ही देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, बिहार प्रदेश में तेज़ी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा है? आपको यह बताना है। तो सबसे अधिक जो आपका तेज़ी से विकास करने वाला उद्योग है, इसमें आता है आपका खाद्य प्रसंस्करण, कृषि, पशुपालन, और आपका हो जाएगा क्या, दुग्ध। ये सभी चीनी कृषि की संभावना यहाँ पर जो है काफ़ी अधिक जो है विकास करने वाले उद्योग में अभी उभर कर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, दुग्ध उत्पादन के मामले में बिहार जो है 10वें स्थान पर आता है पर भारत में, तो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? आपको यह बताना है। तो यह थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, बिहार के प्रथम गवर्नर। काफ़ी बार पूछा जा चुका है यह सवाल, आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। यह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था 1915 में उनके अध्यक्ष भी बनाए गए थे। अगले सवाल में है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? मोस्ट वीवीआई कह लीजिए यह सवाल है। तो आई होप सभी को पता होना चाहिए, जितने सारे स्टूडेंट हैं जो कि बिहार फेज़ 3 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार में कुल 38 ज़िले हैं, ये भी याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 को। अप्रैल 2024 में सर्वाधिक जीएसटी संग्रह में योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जीएसटी संग्रह देने वाला जो राज्य है फ्रेंड्स, ये महाराष्ट्र में है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है
आपका हाल ही में किस भारतीय पड़ोसी देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है? तो यह है पाकिस्तान। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं और यह जो है आपका हाल ही में अपनाने वाला भारत का पड़ोसी देश है, यह पाकिस्तान है। अगले सवाल में है आपका, फरवरी 2024 में किस राज्य में नरेंद्र मोदी ने तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है? तो किस राज्य में रखा गया है थर्मल जो पावर प्रोजेक्ट है तालाबीरा? तो नाम से स्पष्ट लग रहा है फ्रेंड्स, यह उड़ीसा में अवस्थित है। उड़ीसा में अवस्थित है। करंट अफेयर्स का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए फ्रेंड्स, और हो सके तो स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने जो है ग्रुप में, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बुक अवेलेबल नहीं होता है या प्रैक्टिस सेट अवेलेबल नहीं होते, तो किसी न किसी माध्यम से अपनी तैयारी को अच्छे से कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 1 मार्च 2024 को किस राज्य में खुशहाली का त्यौहार चापचार कूट मनाया गया? यानी चापचार कूट जो होता है एक फेस्टिवल, यह किस स्टेट में मनाया जाता है? आपको सीधा सीधा इसका आंसर बताना है। तो यह मिजोरम का जो है एक फेस्टिवल है, चापचार फेस्टिवल, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में है आपका, भारत द्वारा शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य कब रखा गया? तो शुद्ध शून्य उत्सर्जन का जो लक्ष्य है यह रखा गया है आपका 2070 तक याद रखना है आपको। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित और भारत ऊर्जा में स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, और 2025 तक टीवी मुक्त देश बनाने का भी जो है कार्यक्रम रखा गया है 2025 तक, यानी अगले ही साल। चलिए अगला सवाल, वन्यजीव की संख्या और प्रजातियों में कमी का कारण क्या है? आपको यह बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, चमड़े और मांस की मांग, वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप भोजन और स्थान की कमी, आवासों के संरक्षण के लिए कानून बनाना और उनका समर्थन करना, बाढ़ भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं। चलिए अब कारण बताइए कि क्या कारण हो सकता है वन्यजीवों की संख्याओं और प्रजातियों में कमी का कारण क्या हो सकता है? तो फ्रेंड्स इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी जो कारण हैं आप देख रहे हैं बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं इस आंसर में। चलिए देखेंगे हम अगले सवाल को। जलीय पादपों द्वारा उपापचयी अपशिष्ट किसके माध्यम से उत्सर्जित होते हैं? तो यह होता है विसरण के द्वारा, विसरण के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है? आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि यह ऊपरी श्वसन पथ में मौजूद पक्षमाभाव को नुकसान पहुंचाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा फ्रेंड्स, तंबाकू के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और यह रक्त में घुलकर ऑक्सीजन वहन क्षमता को घटा देता है, जिससे कि फेफड़ों में कैंसर, अन्य जो है कैंसर भी हो सकते हैं। इसलिए आपको इस चीज़ से बचना है, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना। चलिए अगले देखेंगे हम अगले सवाल को। हम जानते हैं कि यदि वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब यह अम्लीय जल नदी में बह जाता है तो क्या होता है, आपको ऑप्शन से बताना है। तो फ्रेंड्स अगर जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो उसे हम एसिडिक एसिड कहते हैं, और जब यह नदी में बह जाता है, अगर किसी कारणवश हो जाती है ऐसी वर्षा, तो जो इसे तब क्या कहा जाता है, जब नदी अम्लीय हो जाती है तो नदी के जल का पीएच मान जो होता है यह कम हो जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, स्तंभों को सुमेलित कीजिए, यानी ये समूह ए को समूह 2 से मिलाना है। चलिए ठोस अपशिष्ट का क्या हो जाएगा, आपको मिलाना है। तो फ्रेंड्स यह हो जाएगा आपका, अगर आप समूह ए को समूह 2 से मिलाएंगे तो जो ठोस अपशिष्ट है इसका हो जाएगा आपका 1 कंपोस्ट बनाना। जैविक अपशिष्ट का हो जाएगा आपका, सॉरी फ्रेंड्स, चलिए मिलाते हैं इस सवाल को। तो देखिए जो ठोस अपशिष्ट हो जाएगा इसका हो जाएगा खुले में जमा करना। जो जैविक अपशिष्ट हो जाएगा फ्रेंड्स इसका है आपको कंपोस्ट करना, और हॉस्पिटल अपशिष्ट का भस्मीकरण। इस प्रकार से जब आप मिलाएंगे तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला सवाल है आपका, कुछ मछलियाँ पानी में घूंट लेकर सांस लेती हैं। ये मछलियाँ पानी का घूंट प्रति मिनट हवा को सांस लेने वाले जीवों की तुलना में अधिक बार लेती हैं।
तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट इसका आंसर। चलिए अगला सवाल है, निम्न में कौन सा अजैव निम्नकरणीय है, आपको यह बताना है। तो नायलॉन हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट में है आपका, एक बैटरी से संयोजित किसी चालक में धारा I प्रवाहित होती है, यदि चालक का प्रतिरोध 4 गुना कर दिया जाए तो प्रवाहित धारा क्या होगी। तो धारा होगी 1/4 हो जाती है, धारा है 1/4 हो जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल में है, निम्न में कौन सा केवल द्रव्य से संबंधित है तथा गैसों से नहीं है। तो कौन है, तो पृष्ठ तनाव का जो संबंध है केवल द्रव्य से है, गैसों से नहीं है, तो याद रखना है आपका। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव V वोल्ट है, उस बिंदु पर स्थित Q कॉलम आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो सॉल्व करने पर Q इंटू V जूल हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 282 है, तो यह जो आवर्त सारणी में किस आवर्त से संबंध होगा फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 से, तीसरे से, आवर्त सारणी 3 से संबंधित होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, दूसरे आवर्त के तत्वों के लिए कौन सा कथन सही है, आपको यह बताना है। तो इसमें समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन इनमें समान संख्या में कोश होते हैं, यह जो है दूसरे आवर्त तत्वों के लिए सही कथन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित ऑक्साइडों के अम्लीय गुण का सही क्रम कौन सा है, आपको यह बताना है। तो सही क्रम N2O5, SO2, CO2 और CO हो जाएगा, यानी ऑप्शन 3 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जिसका ऑक्सीकरण संख्या अधिक होता है वह अधिक अम्लीय अधातु ऑक्साइडों का जो है निर्माण करता है। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा है, विषाणु क्या होते हैं, आपको बताना है। तो यह परजीवी होते हैं, पूर्ण परजीवी होते हैं, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका 92 नंबर का क्वेश्चन, वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसे हम आत्पोद्वित कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93 को, कोहनी की संधि को मोड़ने यानी फ्लेक्शन एवं विस्तार एक्सटेंशन में कौन सी मांसपेशियां सहायक हैं, आपको यह बताना है। तो इसमें जो है आपका बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जो है मांसपेशियां सहायक हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, स्वराज की गंध से मेरे नथुने फटने लगे, यह कथन किसका है, आपको यह बताना है। तो स्वराज की गंध से मेरे नथुने फटने लगे, यह कथन महात्मा गांधी जी का है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95 को, 95 में पूछा है आपका, राजा राम मोहन रॉय ने भारत के किस शहर में ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की थी, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। तो यह जो सुधार संघ की स्थापना है राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया था, आपका कहाँ पर, तो कलकत्ता में, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यह जो है ब्रह्म समाज की स्थापना 28 अगस्त 1828 ईस्वी में हुआ था, 1828 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं, दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है, आपको बताना है। तो जो भारतीय से जो स्वतंत्रता सेनानी थी दुर्गेश नंदिनी जो है, यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो है लिखा गया था, दुर्गेश नंदिनी, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब आगे के सवालों को। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान सभा भारत सभा की स्थापना की थी। तो नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई थी भगत सिंह के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और कब किया गया था, तो 1926 को किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में सती प्रथा का उन्मूलन सबसे बड़ी सामाजिक सुधारों में से एक था, यह गवर्नर जनरल द्वारा किया गया। किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया, उस समय मुगल सम्राट कौन था। तो चलिए, मेरठ विद्रोह कब हुआ था, तो 10 मई को हुआ था 1857 को, उस समय मुगल सम्राट कौन था, आपको बताना है। तो फ्रेंड्स बहादुर शाह जफर थे, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था।
साइमन कमीशन के बहिष्कार का जो मुख्य कारण था यह था आपका इस आयोग के सभी सदस्यों का ब्रिटिश होना था, इसलिए जो है भारत के लोगों ने काफ़ी इसका विरोध किया था, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब अगले सवाल को। अगला सवाल है चौरी चौरा कांड की घटना के परिणाम स्वरूप इनमें से किस आंदोलन को अचानक बंद कर दिया गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। महात्मा गांधी जी ने जल्द ही इसके बाद जो है अपने किस जो है आंदोलन को बंद किया था। चलिए सभी बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। याद रखिएगा फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन को चौरा चौरी कांड की घटना के परिणाम स्वरूप गांधी जी ने जल्द ही बंद कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सरकार की संघीय व्यवस्था में शक्तियां बंटी होती हैं इनके बीच में, बताना है किन के बीच में सरकार के संघीय व्यवस्था में जो है शक्तियां बंटी होती हैं। तो ये केंद्र और इकाइयों में बंटी होती हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य जो है सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के उद्देश्य से होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 संबंधित है, तो यह है आपका कुछ राज्यों की कृषि भूमि के सुधारों से। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा भारतीय संसद ने जो है जमींदारी उन्मूलन अधिनियम को जो है 1950 ईस्वी में बनाया था और इस अधिनियम की वैधता के लिए प्रथम संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ा गया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। सवाल है संसद ने किस वर्ष भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया था। तो जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है यह 1955 ईस्वी को बनाया गया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106 में पूछा है भारतीय संविधान सभा द्वारा किस तिथि को पारित किया गया। तो संविधान सभा द्वारा किस तिथि को पारित किया गया था, तो यह किया गया था आपका 26 नवंबर सन 1949 को। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये सभी क्वेश्चन आपको बार बार बीपीएससी में दिखाई देगा, इसलिए सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल रट सा जाइए आप। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा असम में स्थित नहीं है, आपको यह बताना है। तो जो डंपा टाइगर रिजर्व है यह आपके असम में अवस्थित नहीं है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो है डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में अवस्थित है। कहाँ पर? मिजोरम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं, आपको ये बताना है। तो जो प्राथमिक पी तरंगे होती हैं सबसे जो होती हैं तीव्र होती हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है। तो भारत का पहला समुद्री उद्यान जो है यह कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है। तो ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में है हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है तिरिच मीर है। क्या है? तिरिच मीर, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 111 को। साल्टोरो कांगड़ी चोटी निम्नलिखित में किस सीमा पर स्थित है, बताना है आपको। जो साल्टोरो कांगड़ी चोटी है यह भारत पाक सीमा पर स्थित है, भारत पाक सीमा पर। अगले सवाल में है आपका क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि का लक्ष्य कितनी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 1990 स्तरों से 5.2% तक कम करना था। तो यह था आपका 6% तक कम करना था, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारत की आज़ादी के समय औद्योगिक क्षेत्र डैश तक ही सीमित था। तो किस तक सीमित था? तो सूती वस्त्र और जूट के लिए ही जो है सीमित था। भारत की आज़ादी के समय हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र था केवल सूती वस्त्र और जूट तक ही जो है सीमित था। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प को पहचानना है आपको। तो इनमें से जो भिन्न विकल्प है फ्रेंड्स यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नेट मूल्य। नेट मूल्य इन सभी ऑप्शन में बिल्कुल अलग है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है डेविड रिकार्डो के अनुसार उच्च घाटे की स्थिति के दौरान कर आरोपण और ऋण ग्रहण व्यय के लिए खर्च करने के वित्त साधन है। तो किसके साधन है? समतुल्य वित्त साधन है, समतुल्य वित्त साधन है। अगला सवाल है आपका निम्नलिखित में कौन सा सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है बोखरचू। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है। तो वायुसेना अध्यक्ष हैं आपके विवेक राम चौधरी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सभी क्वेश्चंस याद रखिएगा फ्रेंड्स, मैं फटाफट करवा दे जा रही हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी कम है और मेरे पास भी समय थोड़ी कमी है समय की, इसलिए
प्लीज़ आप फटाफट जो है बस रिवीजन कर लीजिए। हाल ही में विश्व के 8वें आश्चर्य का दर्जा पाने वाले अंकोर वाट मंदिर किस देश में स्थित है, आपको यह बताना है। तो यह जो है आपका 8वें आश्चर्य का दर्जा पाने वाला अंकोर वाट मंदिर है, यह कंबोडिया में अवस्थित है। नेक्स्ट सवाल है आपका, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे मिला, तो यह मिला है आपका नीलम शरण गौर को। जनवरी 2024 में शास्त्रीय गायिका प्रभा अन्ने का निधन हो गया, जो संबंधित है, किससे संबंध रखती थी, जो शास्त्रीय गायिका प्रभा अन्ना थी, यह जो है आपका किराना घराना से संबंध रखती थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के पहले प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया, तो यह बेंगलोर में किया गया। आगे देखेंगे हम, तीव्र ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम करने के लिए हमें इनमें से किन प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। तो उपयोग किन साधनों का हमें विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए, तो कोयला और पेट्रोलियम का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा कानून पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है, तो यह बंदरगाह कानून संशोधन अधिनियम 1997 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा भारत का अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, तो अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व जो नहीं है यह हो जाएगा आपका नल्ला माला। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा था, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने कहा था, तो यह हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था, हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, स्लाइडन और श्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है, तो यह जो हो जाएगा विषाणुओं पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है, अधिकांश कशेरुक समूह में रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है, हालांकि इन समूहों में एक अपवाद है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस समूह को पहचानना है आपको, तो यह समूह है आपका मत्स्य वर्ग। चलिए अगला सवाल है, एक लोहे की गेंद या पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो गेंद पर क्या प्रभाव होगा, तो गेंद पर क्या प्रभाव पड़ता है फ्रेंड्स, तो यह पारा या पारद की सतह पर तैरेगी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, एक अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 2 पाया जाता है जब 1 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु को ध्रुव से उपयुक्त दूरी पर रखा जाता है, यह छवि की ऊंचाई इसके बराबर है। बताना है सॉल्व कर कर आपको। तो फ्रेंड्स जब सॉल्व करेंगे तो 2 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है आपको, अम्लों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, यह बताना है। तो खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देते हैं, यह जो है अम्ल के बारे में सही कथन है। नेक्स्ट है आपका, लौ 3 भागों से बनी होती है, सबसे आंतरिक भाग, मध्य भाग और बाहरी भाग। लौ का सबसे आंतरिक भाग काला क्यों होता है, तो क्यों होता है, बिना जले हुए कार्बन कणों की मौजूदगी के कारण ऐसा प्रतीत होता है। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित यौगिकों को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, इथीन, इथाइन और इथेन को। तो जब आप इसे क्रम में रखेंगे तो इथाइन, इथीन और इथेन बन जाएगा, तो याद रखिएगा आप, पहले इथाइन, इथीन देन इथेन। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत कौन सा है, आपको यह बताना है। तो ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत जो है फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा सूर्य। कौन, सूर्य। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन सभी काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको इम्पॉर्टेंट लगे तो दूसरे को भी शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।